नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, आज हम धारा 18 से लेकर 22 तक का वर्णन करेंगे। कल की जो हमारी क्लास थी उसमें हमने धारा 17 तक लास्ट हमने पढ़ा था। चलिए आज हम धारा 18 से हम इसकी शुरुआत करते हैं। देखिए लिखा हुआ कि स्थानीय प्राधिकारियों आदि के कर्मचारी वृंद, यानी इसका मतलब स्टाफ को उपलब्ध कराया जाना। जब नगर पालिका के लिए जब चुनाव होता है तो उस दौरान, चुनाव के दौरान उनको जो स्टाफ उपलब्ध कराया जाता है उससे संबंधित जो चीज़ें हैं, इसकी उपधारा 1 क्या कहती है कि मुख्य निर्वाचन अधिकारी। मुख्य निर्वाचन अधिकारी कौन होता है? जो निर्वाचन आयोग होता है उसमें एक तो निर्वाचन आयुक्त होता है और एक कौन होता है, आपके निर्वाचन अधिकारी होता है, चीफ इलेक्शन ऑफिसर। अब ईआरओ आपको पता ही है, जो वहाँ पर चुनाव करवाने के लिए एक जो निर्वाचक नामावली तैयार करता, वो व्यक्ति कौन होता है? ईआरओ होता है। सभी को गुड इवनिंग। बिल्कुल। और अपेक्षा करने पर प्रत्येक स्थानीय प्राधिकारी अपने कर्मचारी उपलब्ध करवाएगा। किसको उपलब्ध करवाएगा? इसको ईआरओ को क्या कराएगा? उपलब्ध करवाएगा। इसका मतलब यहाँ पर यह है, इसको ये करके ये कॉमा करना आपको यहाँ पर, ये ठीक है ना। अब देखिए स्थानीय प्राधिकारी। अब स्थानीय प्राधिकारी कौन होता है? स्थानीय प्राधिकारी का मतलब होता है कि जैसे फॉर एग्जांपल पीडब्ल्यूडी विभाग है, तो पीडब्ल्यूडी विभाग का जो हेड हो गया, जो भी अफसर है, अब उसके अधीन बहुत सारे कर्मचारी काम करते हैं, 100-150 कर्मचारी काम करते हैं। तो इस स्थानीय प्राधिकारी के अधीन जैसे पीएचडी डिपार्टमेंट है, अब पीएचडी डिपार्टमेंट का मैं अफसर हूँ जिले का, और मेरे डिपार्टमेंट में मान लीजिए 1000 कर्मचारी काम करते हैं, यानी पूरा स्टाफ मेरे पास है। तो कुछ स्टाफ को तो मैं अपने पास रखूँगा जिससे मेरे विभाग का काम कुछ डिस्टर्ब ना हो, और बाकी स्टाफ जो है फिर मैं क्या करा दूंगा कि यहाँ पर ईआरओ को क्या करा दूंगा? उपलब्ध करा दूंगा। क्योंकि निर्वाचक जो नामावली है उसको तैयार करने के लिए ईआरओ, आपको कल की क्लास में मैंने बताया ईआरओ कौन होता है? जो एक उस क्षेत्र का जो सामान्यतः आरएस यानी जो एसडीएम होता है, वो कौन होता है? ईआरओ होता है। तो इसका मतलब यहाँ पर यह है कि स्थानीय प्राधिकारी जो है, जो भी एक विभाग होता है उसका जो अफसर होता है, वो अपना जो स्टाफ होता है, वो स्टाफ जो है वो उपलब्ध करवाएगा। किसको? ईआरओ को कराएगा। किसके द्वारा अपेक्षा किए जाने पर? मुख्य निर्वाचन अधिकारी के द्वारा अपेक्षा किए जाने पर। यह कहेगा कि भैया ईआरओ को आप कर्मचारी, इस स्थानीय प्राधिकारी को बोलेगा आप कर्मचारी उपलब्ध कराओ, ये कर्मचारी उपलब्ध करवाएगा। अगला देखिए इसकी उपधारा 2 क्या कहती है, इसमें इसको यहाँ कॉमा करें कि मुख्य निर्वाचन अधिकारी जो हमारे निर्वाचन आयोग में होता है, वो रिटर्निंग अधिकारी। कल की क्लास में मैंने आपको बताया था कि जो एक एसडीएम जो होता है, वो जब निर्वाचक नामावली तैयार करता तब उसका नाम ईआरओ होता है, और जब वो चुनाव का संचालन करता तब वो कौन होता है? रिटर्निंग अधिकारी होता है। कौन होता है? रिटर्निंग अधिकारी यानी रिटर्निंग ऑफिसर यानी आरओ होता है। और यहाँ पर जो ईआरओ जो हमने अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा, तो जब चुनाव संपन्न करवाता तो रिटर्निंग अधिकारी अब निर्वाचन अधिकारी के अपेक्षा किए जाने पर इस रिटर्निंग अधिकारी को, है ना, इस रिटर्निंग अधिकारी को प्रत्येक स्थानीय प्राधिकारी, प्रत्येक का मतलब है कि जितने डिपार्टमेंट होते हैं उनके सबके स्थानीय प्राधिकारी। इसका मतलब क्या है कि जब आप निर्वाचक नामावली तैयारी करवाते हैं तब आपको ज़्यादा कर्मचारियों की आवश्यकता नहीं पड़ती है, कम की पड़ती है। तो कोई भी स्थानीय प्राधिकारी एक डिपार्टमेंट को बोल दिया भाई शिक्षा विभाग में कि आप अपने कर्मचारी उपलब्ध करा दो ईआरओ को, तो वो उसके हिसाब से बीएलओ बना देते हैं और उनका वोटर लिस्ट तैयार हो जाती है। लेकिन जब चुनाव करवाया जाता है, पुलिस की भी ज़रूरत पड़ती है, ज़रूरत पड़ने पर सेना की भी ज़रूरत पड़ जाए, सीआरपीएफ की ज़रूरत पड़ जाए। उसके अलावा आप देखिए स्कूल विभाग की, पीडब्ल्यूडी, पीएचडी, क्योंकि बहुत सारे काम वहाँ पर, एक स्याही लगाने वाला होना चाहिए, नाम लिखने वाला होना चाहिए, बैलेट मशीन के पास बैठने वाला होना चाहिए, तो कितने सारे कर्मचारियों की, तो उस समय ज़्यादा कर्मचारियों की आवश्यकता होती है। और राज्य सरकार द्वारा जो भी स्थापित नियंत्रित वित्त पोषित संस्थाएं, सरकार के डिपार्टमेंट तो है जो है ये, उसके अलावा गवर्नमेंट से रिलेटेड, गवर्नमेंट ने किसी संस्था को वित्त पोषित किया है, वो भी कोई संस्थाएं हैं, उनके सबके कर्मचारी हैं, वो रिटर्निंग अधिकारी को क्या कराएंगे? उपलब्ध करवाएगा। यानी उस स्थानीय प्राधिकारी, हर डिपार्टमेंट का जो हेड है उसकी जिम्मेदारी है कि आप अपने कर्मचारी रिटर्निंग ऑफिसर को क्या कराएंगे? उपलब्ध कराएंगे। पर ये अपेक्षा कौन करेगा?
मुख्य निर्वाचन अधिकारी। इसके कहने पर ये प्रत्येक स्थानीय प्राधिकारी, हर डिपार्टमेंट का हेड अपने कर्मचारी उपलब्ध कराएगा किसको? रिटर्निंग ऑफिसर को। होता उसी एरिया का एक आरएस है, जब वो निर्वाचक नामावली तैयार करवाएगा तब वो ईआरओ होता है, ठीक है ना, तब उसको कुछ स्टाफ की जरूरत पड़ती है, लेकिन तब कम की जरूरत पड़ती है। और वही व्यक्ति जब चुनाव संपन्न करवाता है तब वो निर्वाचन अधिकारी कहलाता, तब उसको ज्यादा स्टाफ की आवश्यकता पड़ती है, ठीक है। तो ये कर्मचारी उपलब्ध कराने की बात है, वो धारा 18 के अंदर बहुत सीधी सी बात है कि कर्मचारी उपलब्ध करवाना है इलेक्शन के लिए और नाम जोड़ने के लिए धारा 18 में। अब देखिए कौन होता है प्राधिकारी, यानी प्रत्येक स्थानीय प्राधिकारी, यानी हर संस्था का जो एक हेड होता है वो स्थानीय प्राधिकारी कहलाएगा। और कोई भी संस्था या उपक्रम, यानी सरकार का कोई बिजनेस है, जो कोई कंपनी है, उसका हेड है, ठीक है ना, जो राज्य द्वारा स्थापित है या नियंत्रित या वित्त पोषित है। तो कोई भी संस्था जो सरकार के द्वारा वित्त पोषित है, सरकार से जो जुड़ी हुई है, उस संस्था के अंदर जो स्टाफ है वो भी उस संस्था का जो हेड है वो प्राधिकारी कहलाएगा। और वो व्यक्ति इस रिटर्निंग ऑफिसर को अपने कर्मचारी क्या कराएगा? उपलब्ध करवाएगा, ठीक है। फिर से बता देता हूं, धारा 18 चुनाव के लिए कर्मचारी उपलब्ध करवाना, अपेक्षा एक ही करेगा मुख्य निर्वाचन अधिकारी, ये डिपार्टमेंट का जो हेड है स्थानीय प्राधिकारी उसको बोलेगा, ये अपना स्टाफ उपलब्ध करवा देगा, ताकि आसानी से चुनाव क्या हो जाएंगे? संपन्न हो जाएंगे। अगला देखिए धारा 19। धारा 19 क्या कहती है कि अधिकारियों और कर्मचारियों को राज्य निर्वाचन आयोग में प्रतिनिधि, बहुत ही छोटी सी धारा है, डेपुटेशन आपने सुनाई है, पर समझा जाएगा, ठीक है। किस पर समझा जाएगा? डेपुटेशन पर समझा जाएगा। अब यहां पर ये थोड़ा सा ध्यान रखना आपको, राज्य निर्वाचन आयोग, मान लीजिए आप कल को ईओ बनते हैं, भगवान की कृपा से जरूर बनेंगे। जब आप सरकारी कर्मचारी या अधिकारी आप बन जाते हैं और इलेक्शन के समय आपकी ड्यूटी चुनाव में लग गई, जब आप चुनाव के दौरान ऑन इलेक्शन ड्यूटी पर रहेंगे तब आप अपने डिपार्टमेंट के अधीन रहकर काम नहीं करेंगे, तब आप राज्य के निर्वाचन आयोग के अधीन रहकर काम करेंगे। यानी आप भले टीचर हैं, आप एजुकेशन डिपार्टमेंट पे हैं, लेकिन अभी एक तरह से आपकी ड्यूटी है वो इलेक्शन डिपार्टमेंट में चल रही है, आपको यहीं रिपोर्टिंग करनी है। और यहां पर आप डेपुटेशन पर माने जाएंगे कि अब आप स्कूल नहीं जाएंगे, आज से आपका काम है चुनाव संपन्न कराना। अगले 7 दिन तक आपको फलाने एरिया के अंदर फलाने बूथ पर वहां पर जाना है और आपको चुनाव करवाना। तो इसके लिए पहले आपको ट्रेनिंग पे जाना है, जो भी मशीनों की वहां पर जो ईवीएम मशीन होती है उसकी ट्रेनिंग होगी, 3 दिन तक आपको मशीन की ट्रेनिंग लेनी है ठीक से। फिर उसके बाद इलेक्शन कैसे कराना उसकी मान लीजिए आपको ट्रेनिंग लेनी है। फिर वहां से सीधे आपको जहां आपकी चुनाव में जिस जगह ड्यूटी लगी है आपको वहां जाना। इस पूरे कार्यक्रम में मान लीजिए आपको 10 दिन लग गए, तो आप 10 दिन ड्यूटी आप अपने स्कूल या अपना जो भी ऑफिस आपका है आप वहां नहीं जाएंगे। आप कहां जाएंगे? आप निर्वाचन आयोग के वहां पर प्रतिनियुक्ति डेपुटेशन पर क्या करेंगे? कार्य। एक तरह से माना जाएगा कि आप डेपुटेशन पर है और जो चुनाव निर्वाचन आयोग ऑर्डर करेगा आपको वही फॉलो करना पड़ेगा, ठीक है। तो बस इतना ध्यान रखो कि कल को आप ईओ बन जाओगे यानी अधिकारी, आप कुछ कर्मचारी बन गए यानी आप कर्मचारी। जब आप चुनाव में ड्यूटी लगेंगी तब आप प्रतिनियुक्ति पर माने जाएंगे, डेपुटेशन पर माने जाएंगे। तो निर्वाचक नामावलियां तैयार करना, उनका पुनरीक्षण, उनका शुद्धि यानी स्पेलिंग वगैरह ठीक करना, उसके अलावा अपडेटिंग जिसे कहते हैं, निर्वाचनों के संचालन के संबंध में जो भी नियोजित अधिकारी कर्मचारी राज्य निर्वाचन आयोग में प्रतिनियुक्त यानी डेपुटेशन पर समझे जाएंगे। ऑन इलेक्शन ड्यूटी पर आप चुनाव आयोग में डेपुटेशन पर काम करेंगे। इसी के ऑर्डर को आपको फॉलो करना पड़ेगा। उस दौरान अगर आपने कोई गड़बड़ कर दी तो वही आपको सस्पेंड कर देगा वहीं पर। अगला देखिए धारा 20 क्या कहती है? धारा 20 तो 18 कर्मचारी उपलब्ध करवाना और 19 कहता है जो कर्मचारी वहां चुनाव आयोग के अधीन जाएंगे और वहां पर उस दौरान वो जो चुनाव आयोग के अधीन जो काम करेंगे तो वहां पर डेपुटेशन पर माने जाएंगे। स्क्रीन पर चलिए, निर्वाचक नामावलियां को तैयारी करने आदि के संसक्त पदीय कर्तव्यों को भंग और उल्लंघन। देखिए
अभी हम ये देखेंगे कि निर्वाचक नामावली, निर्वाचक नामावली का मतलब यह है कि जब वोटर लिस्ट, कल की क्लास में हम क्या पढ़ रहे थे, कल की क्लास में हम ये पढ़ रहे थे कि बाय द वे मान लीजिए आपने नाम जुड़वाया और आपने मिथ्या जानकारी दे दी, ठीक है ना, आप नाम जुड़वाने के लिए अर्हित यानी योग्य हैं या नहीं, ये हम उनकी बात कर रहे थे। मान लीजिए मैं 18 साल का हो गया, यानी योग्य हो गया, अर्हित हो गया, क्वालिफाइड हो गया, और मैंने जो भी बीएलओ है, जो कर्मचारी है, उसको मैंने अपना नाम दे दिया कि साहब मैं 18 साल का हो गया, मैंने अपना डिटेल दे दी है, और उसके बावजूद अगर मेरा नाम नहीं जोड़ा तो उस दौरान देखिए क्या कि निर्वाचक नामावली जो व्यक्ति तैयार करता है और उसने अपने कर्तव्य का पालन नहीं किया, नाम दे दिया, उसने रख लिया अपने घर पे और वो तो भूल गया, उसने फेंक दिया, घर वालों ने कचरे के अंदर उसको, पेपर को कहीं ना कहीं फेंक दिया, उसने नाम जोड़ा ही नहीं। अब आपका जब इलेक्शन टाइम में जब वोटर लिस्ट आती है आपका नाम ही नहीं आ रहा। बाय द वे मान लो आप चुनाव लड़ना चाहते हैं तो चुनाव तो तभी लड़ेंगे जब उस नगर पालिका क्षेत्र में आपका किसी न किसी वार्ड में आपका मतदाता सूची में क्या है, नाम, बाय द वे आपका नाम ही नहीं है। तो अब उस कंडीशन में क्या होगा, आप वोट देना चाहते हैं, आपका नाम ही नहीं है। पहले तो चलो ठीक है, मान लीजिए जो मतदाता खुद है वो अयोग्य है, लेकिन यहां जो नाम जोड़ने वाला है उसने अपने कर्तव्य का उल्लंघन किया है, उसने कर्तव्य को भंग किया, तो उस कंडीशन में क्या होगा। तो देखिए ईआरओ या अन्य व्यक्ति, ईआरओ के अधीन जो कौन होता है, एईआरओ होता है, कल हमने पढ़ा इसमें, जो निर्वाचक नामावलियों संबंधी कार्यों में कर्तव्य भंग यानी कार्यलोप का दोषी सिद्ध होता है, दोषी सिद्ध होता है। इसका मतलब क्या है कि एक तो होता है आरोपी, जब किसी व्यक्ति ने मान लीजिए कोई अपराध कर दिया, पहले सबसे पहले उस पर क्या लगेगा, आरोप। तो पहले जब वो जेल जाएगा तब वो आरोपी होगा, क्या होगा, आरोपी होगा। अभी वो उसने कार्य किया है, वो जो भी उस पर आरोप लगा, मर्डर का लगा है, रेप का लगा है, चोरी का लगा है, मारपीट का लगा, XYZ, वो आरोप जो लगा है वो आरोप सही है या नहीं है, तो अभी कोर्ट में ट्रायल चलेगा, तो पक्ष और विपक्ष के दोनों को वकील आएंगे, गवाह आएंगे, फिर एक समय बाद न्यायालय उस निर्णय पर पहुंचता है कि ये व्यक्ति आरोपी नहीं है तो उसको बरी कर दिया जाएगा, और आरोपी है तो फिर उसको मान लीजिए जो भी उसने अपराध किया उसके अकॉर्डिंग कानून में जो प्रावधान है उसके अकॉर्डिंग उसको सजा मिलेगी यानी दंड मिलेगा। मैं आपको यह समझाना चाहता हूं कि अगर उस पर आरोप सिद्ध हो जाता कि हां बाकायदा उसने नाम नहीं जोड़ा है, जानबूझकर गलती करी है, या अपने कर्तव्य का पालन ठीक से नहीं किया जो उसको नाम जोड़ना चाहिए, सामने वाले व्यक्ति ने अपने डॉक्यूमेंट पूरे दिए, है ना, कि साहब मैं 18 साल का हो गया, ये मेरा प्रमाण है, ठीक है, उसके अलावा मैं भारत का नागरिक हूं, ये मेरे माता पिता है, इनका वोटर लिस्ट में नाम है, ये देख लीजिए इनका क्रमांक संख्या है। अब ये सारा उसने दे दिया और उसके बावजूद उसका नाम नहीं जोड़ा। राजनीतिक द्वेष में भी नहीं जोड़ते हैं कई बार। मान लीजिए जो बीएलओ जोड़ने वाला है, मान लीजिए वो कांग्रेस का पक्षधर है और उसको पता है कि मैंने नाम दिया और मैं बीजेपी का पक्षधर हूं, तो मान लीजिए कांग्रेस वाले ने पैसे दे रखे, वो उसने जानबूझकर ही नाम नहीं जोड़ा। देखो राजनीति अनेक प्रकार की होती है, तो एक XYZ कुछ भी कारण हो सकता है कि वो जानबूझकर गलती कर रहा है या जानबूझकर नाम नहीं जोड़ रहा है या अपने ड्यूटी को मतलब ध्यान से नहीं कर रहा है, उसको कोई मतलब ही नहीं है, जोड़ा तो जोड़ा, नहीं तो नहीं जोड़ा, ऐसे नहीं हो सकता। तो उस कंडीशन में क्या है कि सजा का प्रावधान है। क्या, अगर दोष सिद्ध होता है तो सजा क्या है कि अगर उसने नाम नहीं जोड़ा तो न्यूनतम 3 माह है और अधिकतम क्या है 1 वर्ष तक का क्या है कारावास की सजा, सॉरी 2 वर्ष, माफ कीजिएगा, 2 वर्ष के कारावास की क्या है सजा। जैसे कल हमने पढ़ा था कि आपने झूठी जानकारी दे दी तो 1 वर्ष तक की सजा है, पर न्यूनतम लिखी हुई नहीं थी, तो मैंने बता दिया कि न्यूनतम 1 दिन से लेकर 1 वर्ष तक हो सकता है। तो ठीक उसी प्रकार से न्यूनतम 3 माह एवं अधिकतम 2 वर्ष तक, अगर जो बीएलओ है जो जिसने नाम नहीं जोड़ा, अगर उस पर आरोप सिद्ध हो गया है तो उस पर न्यूनतम 3 माह अधिकतम 2 वर्ष की सजा, अथवा न्यूनतम 1000 रुपए अथवा अधिकतम 2000 रुपए तक का जुर्माना भी लगाया जा सकता है, अथवा दोनों भी हो सकता है। अगर न्यायालय चाहे तो दोनों भी ये कह सकता है कि 2000 रुपए का जुर्माना है और आपको 2 साल की सजा भी है, ठीक है ना। इसके बीच में कितनी सजा दे सकता, हो सकता है 1 साल की सजा और मान लीजिए 1000 का जुर्माना कर दिया, कुछ भी कर सकता, वो न्यायालय कर सकता है, ठीक है। ये वो है जो नाम जोड़ने वाला व्यक्ति है, जो सरकारी कर्मचारी है। अब देखिए
पूर्वोक्त कार्य लोप होने से होने वाले नुकसान के बाबत कोई कानूनी कार्रवाई नहीं होगी। देखिए इसका मतलब क्या है कि मान लीजिए जैसे मेरा नाम नहीं जोड़ा, अब मैं जब चुनाव आया तो जब पर्चा भरना चाह रहा था, लेकिन मैं पर्चा भरूं कैसे? जो नगरपालिका क्षेत्र है उसमें मतदाता सूची में नाम होना चाहिए और मेरा तो नाम ही नहीं है। इसका मतलब मैं यहाँ पर मामूली तौर पर निवासी नहीं हूँ तो मेरा नाम, मैं फॉर्म नहीं भर सकता, मेरा फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। अब मैं ये उस पर दावा कर दूं उस कर्मचारी पर कि साहब मैं अगर मेरा नाम ये जोड़ता तो मैं देखो वार्ड मेंबर के ऊपर जीतता और जीतने के बाद फिर मैं अध्यक्ष भी बनता और अध्यक्ष बनने के बाद मैं 2-5 करोड़ रुपए कमा लेता साहब, पैसे होते साहब, बड़े बड़े टेंडर निकालता। ऐसा कोई व्यक्ति दावा नहीं कर सकता कि ये नहीं कह सकता कि साहब मेरा नाम नहीं जुड़ा और नहीं जुड़ा तो मैं पार्षद नहीं बना, मैं अध्यक्ष नहीं बना, मैं महापौर नहीं बना और अगर बनता तो साहब मैं 5 करोड़ कमा लेता, 10 करोड़ कमा लेता। ऐसे कोई नुकसान की बात करके उस व्यक्ति पर कोई कानूनी कार्रवाई नहीं हो सकती। केवल उस पर कितनी कानूनी कार्रवाई होगी? ये वाली, न्यूनतम 3 माह से अधिकतम 2 साल की सजा या न्यूनतम 1000 से 2000 अधिकतम का जुर्माना अथवा दोनों में से एक। बस यही उस पर कार्रवाई हो सकती है अगर किसी कर्मचारी ने नाम नहीं जोड़ा है, लापरवाही बरती है तो। ठीक है, ये कोई उस पर कार्रवाई नहीं होगी। फिर आगे क्या है कि जैसे फॉर एग्जाम्पल कि मेरा नाम नहीं जोड़ा, इसका मतलब मैं आहत हूं, तो क्या मैं न्यायालय में जाकर उस कर्मचारी की शिकायत कर सकता हूं? नो। यानी मेरा अगर नाम नहीं जोड़ा और मैं इस नगरपालिका क्षेत्र में रहता हूं तो मैं केवल शिकायत 3 लोगों को कर सकता हूं, न्यायालय में नहीं कर सकता। न्यायालय में तो देखो ये लोग जाएंगे, या तो राज्य निर्वाचन आयोग को शिकायत करो, या फिर मुख्य निर्वाचन आयोग में कौन होता है? आयुक्त होता है, या मुख्य निर्वाचन अधिकारी को, या संबंधित जिला निर्वाचन अधिकारी को, मुख्य निर्वाचन अधिकारी को, या राज्य निर्वाचन आयोग को। यहां मैं शिकायत कर सकता हूं कि साहब मेरा नाम नहीं जोड़ा, इस कर्मचारी ने जानबूझकर मेरे और मेरे कई जैसे ऐसे मिलने वाले उनके नाम उसने काट दिए राजनीतिक द्वेषता के कारण। तो ये उसकी जांच करेंगे कि हाँ ये कहीं गड़बड़ तो नहीं हुई है। अगर इनको लगता है इन तीनों में से किसी को कि हाँ बिल्कुल कि ये कर्मचारी गड़बड़ कर रहा है और ऐसे को सजा मिलनी चाहिए, तो ये फिर व्यक्ति इसको कहाँ चुनौती देंगे? न्यायालय के अंदर चुनौती देंगे। इस केस को न्यायालय में ये लोग लेकर जाएंगे। निर्वाचन आयोग में मुख्य निर्वाचन आयुक्त हो गया, निर्वाचन अधिकारी या जिला निर्वाचन अधिकारी, ये शिकायत के बिना अपराध का संज्ञान नहीं लेगा। कौन? न्यायालय। शिकायत न्यायालय में यही करेंगे तीनों, उसके बाद ही न्यायालय संज्ञान लेगा। डायरेक्ट कोर्ट को कोई भी नागरिक चला जाएगा कि साहब ये फलाने बीएलओ के खिलाफ शिकायत दे रहा हूं, इसने नाम गलत तरीके से नहीं जोड़ा, तो उसके लिए कोर्ट उस पर कुछ भी इंटरफेयर नहीं करेगा। ठीक है, ये विशेष करके ध्यान रखना है, शिकायत इन्हीं को करने का राइट होगा। अब बात करते हैं धारा 21 की, सदस्य के लिए। कल हम पढ़ रहे थे कि हम निर्वाचक नामावली में नाम जुड़वाने के लिए अर्हित होने चाहिए। आज है कि सदस्य होने के लिए अर्हित यानी क्वालिफाइड क्या होना चाहिए व्यक्ति, उसके लिए क्या योग्यता है। देखिए कल हमने एक चीज तो देखी कि निर्वाचक पंजीकरण हेतु अर्हताएं धारा 13 में पढ़ा था कि आपका पहले निर्वाचक यानी मतदाता सूची में नाम जुड़वाने के लिए आपके पास योग्यताएं होनी चाहिए, वो धारा 13 में है, हमने कल पढ़ लिया था। और धारा 14 में डिस्क्वालिफिकेशन भी आपने पढ़ ली थी, है ना, निर्हरताएं, वो किसमें? धारा 14 में। किसमें? निर्वाचक में। अगर मतदाता सूची के अंदर आपका नाम जोड़ने के लिए भी 18 साल से कम आयु का व्यक्ति है तो वो क्या हो जाएगा? निर्हर हो जाएगा, है ना। 18 से ज्यादा है तो वो क्या हो जाएगा? अर्हित यानी योग्य हो जाएगा। अब जैसे मैंने कल आपको बताया भी था कि जैसे आप 2026 में जून या जुलाई के महीने में आप 18 साल के हुए और मान लीजिए अगस्त में वोटर लिस्ट बन रही है तो आप फिर भी 18 के नहीं माने जाओगे। 1 जनवरी यानी हर साल की 1 जनवरी को आप 18 साल के होने चाहिए तो ही नाम जुड़ेगा। अगर आप 2 जनवरी को 18 साल के हो रहे हो तो आपका नाम नहीं जुड़ेगा, वो अगले साल 2027 की 1 जनवरी को जुड़ेगा। ये सब चीजों पर कल हमने चर्चा की थी। अब देखिए धारा 6 ये भी हमने पढ़ा जिसमें नगरपालिका का स्ट्रक्चर, संरचना, आरक्षण इनसे संबंधित। धारा 24 सदस्यों के लिए डिस्क्वालिफिकेशन आगे भी हम पढ़ेंगे जिसमें सदस्य के लिए निर्हरताएं भी पढ़ेंगे। तो इन सब के अधीन कुछ अर्हताएं दी गई है। भाई पहले तो निर्वाचक नामावली में नाम होगा तभी तो क्या होगा? अर्हित होगा। जब वोटर लिस्ट में नाम ही नहीं है
तो बाकी बातें तो आप छोड़ ही दीजिए कि आप योग्य हैं या अयोग्य हैं, ठीक है ना। और अगर निर्वाचक नामावली के आप निर्योग्य हो तो बात ही खत्म हो गई, आप सदस्य बन ही नहीं सकते, आपका वोटर लिस्ट में नाम ही नहीं हो सकता, ठीक है ना। तो नाम नहीं है तो आप फार्म नहीं भर सकते। अब देखिए सदस्य बनने की हम बात करते हैं यहाँ पर, ये यहाँ पर पॉइंट आता है। ये तो पहले हमने ये देखा कि भैया पहले वोटर लिस्ट में नाम होना चाहिए, 100 बातों की एक बात, तो आगे फिर आप सदस्य बनने के लिए ये सारी चीजें आगे फॉलो होगी। जब यहीं पर ही आप डिस्क्वालीफाई हो रहे हो तो इनकी तो बात ही खत्म कर दीजिए, ठीक है ना। तो देख लीजिए, अब देखो यहाँ उल्टा दिया हुआ है ना। जैसे मैं यहाँ सीधा भी तो कह सकता हूं कि सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु 21 वर्ष होनी चाहिए, ऐसा लिख सकते हैं अपन, लेकिन वहां एक्ट में क्या लिखा हुआ, आयु 21 वर्ष से कम ना हो, यानी इसका मतलब कम से कम कितनी होनी चाहिए, 21 होनी ही चाहिए। अब देखो जैसा एक्ट में लिखा हुआ आपको वैसा ही बताया जा रहा है। मैं ये भी लिख सकता हूं कि न्यूनतम आयु 21 वर्ष होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए, लेकिन इस लाइन का अर्थ हमें अपने जहन से ऑटोमेटिक निकालना है। वहां एक्ट में लिखा हुआ कि आयु 21 वर्ष से कम ना हो, यानी कम से कम उसकी आयु 21 वर्ष होनी चाहिए। अगर 21 वर्ष से कम है तो इसका मतलब वो क्या कहलाएगा, निर्हर्त कहलाएगा, डिस्क्वालीफाई कहलाएगा, यानी अर्हित नहीं होगा कुल मिला के अगर 21 साल से कम है तो। दूसरा, निवास परिसर में जो वहां निवास करता है कार्यशील स्वच्छ शौचालय न हो, इसका मतलब क्या है, शौचालय होना चाहिए। अगर शौचालय नहीं है इसका मतलब क्या है कि वो अर्हित नहीं है। अर्हित होने के लिए क्या होना चाहिए, शौचालय होना चाहिए। इसलिए कहा अगर शौचालय नहीं है एवं परिवार का कोई सदस्य अगर खुले में शौच जाता है तो वो अर्हित नहीं माना जाएगा। तो अर्हित होने के लिए परिवार का कोई भी सदस्य खुले में शौच नहीं जाना चाहिए, और घर में कार्यशील शौचालय, ऐसा नहीं कि बना के ताला लगा के छोड़ दिया, ये बड़ी विचित्र बात है। कार्यशील स्वच्छ शौचालय होना चाहिए। तो यह थोड़ा उल्टा है, इसको अपने को दिमाग से सोचना है। अब देखिए कार्यशील स्वच्छ शौचालय का क्या मतलब है। देखो यहां पर ये देखो स्वच्छ शौचालय की परिभाषा दी गई। जैसे मैं आपको पहले एक चित्र बना के बताऊं, जैसे एक चित्र यहां पर भी आपके सामने ये बनाया गया है कि मैं जैसे जनरल आपके सामने ये बनाऊं, जैसे ये एक दीवार, ठीक है, ये ऐसे, ठीक है। अब ये क्या लिखा है यहां पर कि 3 ओर से दीवार से घिरा होना चाहिए। देखो इसकी भी परिभाषा दी गई है एक्ट में, ठीक है ना, कि शौचालय कैसा होना चाहिए। देखिए 3 ओर से दीवार, 1 2 ये 3 दीवार हो गई, और 3 ओर दीवार से घिरा होना चाहिए। फिर एक दरवाजा, तो देखो यहां पर क्या लगा दिया आपने, एक दरवाजा लगा दिया। उसके ऊपर छत होनी चाहिए, तो देख लो ये जब ऊपर दीवार का मतलब एक तरफ छत हो गई, ठीक है ना, फिर नीचे दीवार हो गई। अब जैसे मान लीजिए इसको ऊपर छत मान लेते हैं अपन, ठीक है ना, ये दीवार है, इसके ऊपर फिर छत हो गई। अब इस छत से घिरी हुई कोई जलबंद, यानी एक यहाँ पर पानी की क्या होनी चाहिए, टंकी होनी चाहिए। जैसे यहाँ पर एक टंकी लगा दी, ठीक है ना, अब उससे फिर वो पानी का पूरा कनेक्शन होना चाहिए, और नीचे वो पक्का बिल्कुल जो टैंक होना चाहिए, सेफ्टी टैंक, वो पूरी व्यवस्था होनी चाहिए। जलबंद, जलबंद का मतलब है पूरा वाटर सील्ड होना चाहिए, ऊपर से पानी आए और नीचे बिल्कुल आपका सेफ्टी टैंक बना हुआ है, उसमें जाना चाहिए, बाहर वो पानी बिखरा हुआ नहीं होना चाहिए। ये पूरा का पूरा है तो ही वो एक स्वच्छ शौचालय की परिभाषा में आएगा, कार्यशील में आएगा, अन्यथा नहीं माना जाएगा। क्लियर है, ये एक शौचालय की भी परिभाषा वहां पर दी गई है। दूसरी बात मैं आपको, देखिए यह जलबंद में देखो ये नीचे के लिए देखो पूरा पाइप नीचे बना रखा है, फिर ये सेफ्टी टैंक में जाता है, तो ये पूरी व्यवस्था होनी चाहिए, ये पूरी की पूरी, ठीक है ना। अब देखिए दूसरी बात है कि देखो हमने एक लाइन पढ़ी थी अभी, क्या कि परिवार का कोई भी सदस्य खुले में शौच जाता है। अगर खुले में शौच जाता है इसका मतलब वो अर्हित नहीं होगा, और खुले में शौच नहीं जाता है तो क्या कहलाएगा, अर्हित कहलाएगा, ठीक है ना। तो ये परिभाषा जैसी है वैसे हमने उसको उल्टा विपरीत सोचना आपको। अब देखिएगा कि परिवार के सदस्य में कौन कौन आता है। देखिए परिवार के सदस्य में पति या पत्नी दोनों में से कोई एक, मैं पति हूं तो या तो मेरी पत्नी, या मेरी पत्नी चुनाव लड़ रही है तो यानी उसका पति, ठीक है ना। तो पति पत्नी, उसके अलावा बच्चे, माता पिता अगर साथ रहते हैं तो, मान लीजिए मेरा भाई है, मेरे माँ बाप मेरे पास रहते नहीं, मेरे भाई के पास रहते हैं। अब मेरे भाई के घर में शौचालय नहीं है, वो खुले में जा रहे हैं, तो उसमें मेरी कोई गलती नहीं है, क्योंकि वो मेरे घर पे रहते ही नहीं है। मान लीजिए वो तो बोला हम तो दूसरे बेटे के पास ही रहेंगे, छोटे बेटे के पास ही रहेंगे, ठीक है ना। बहन भी शामिल नहीं होगी परिवार में। मान लीजिए कई माँ बाप हैं, बोला हम तो अपनी बेटी के पास रहेंगे। अब बेटी के घर में शौचालय नहीं भी है, अगर है भी, और मान लीजिए भाई और बहन में मान लीजिए किसी या दोनों भाइयों में मान लीजिए जमीनी कोई विवाद चल रहा है,
और माताजी पिताजी चाहते हैं कि मेरे को ना देकर उस बच्चे को ज्यादा दिया जाए या ये घर उसको दिया जाए, मान लीजिए विवाद हो गया। अब मैं चुनाव लड़ रहा हूं तो बदला निकालने के लिए क्या करेंगे कि जानबूझकर अपने घर का, वो भाई मेरा क्या करेगा कि अपने घर पे शौचालय पे ताला लगा देगा और जानबूझकर बाहर जाएंगे ताकि मैं क्या हो जाऊंगा, अयोग्य घोषित हो जाऊंगा। इसलिए साफ लिख दिया कि भाई परिवार में शामिल नहीं होगा, बहन परिवार में शामिल नहीं होंगी, माता पिता तभी होंगे जो कैंडिडेट फॉर्म भर रहा वो अगर उसके साथ रहते हैं तो, अगर साथ नहीं रहते अलग रहते हैं तो माता पिता इसमें शामिल नहीं होंगे। तो देखो पति पत्नी बच्चे माता पिता सम्मिलित है, और माता पिता मैंने जनरली आपको बता दिया अगर साथ रहते हैं तो, ठीक है। चलिए तो ये आपको तरीका समझ में आ गया। अगला देखिए, SC ST BC यानी बैकवर्ड कास्ट, F यानी फीमेल यानी महिलाओं के लिए आरक्षित वार्ड से उसी वर्ग का हो और उसी नगर पालिका की किसी वार्ड के निर्वाचक यानी मतदाता होना चाहिए। यानी सीधी सी बात है कि अगर कोई सीट SC के लिए रिजर्व है या ST के लिए रिजर्व है या पिछड़े वर्ग के लिए रिजर्व है या महिला के लिए रिजर्व है, रिजर्वेशन पर हम बात कर चुके हैं पहले, ठीक है ना। तो आरक्षित वार्ड उसी वर्ग का ही हो तो उस वार्ड से उसी वर्ग का ही व्यक्ति खड़ा होना चाहिए। अगर मान लीजिए वार्ड नंबर 1 में SC के लिए सीट है तो उसमें SC का कैंडिडेट ही खड़ा होगा, अगर ST का फॉर्म भरेगा तो वो अर्हित नहीं होगा। योग्य कौन होगा, अर्हित कौन होगा, SC का व्यक्ति ही होगा, ठीक है ना। अगर मान लीजिए वार्ड नंबर 2 में मान लीजिए महिला सीट आ गई तो वहां पर कैंडिडेट कौन होगी, महिला ही होगी। अब वहां पुरुष क्या हो जाएगा, अर्हित नहीं होगा यानी निर्हर्त माना जाएगा, डिस्क्वालीफाई माना जाएगा। योग्य कौन मानी जाएगी, महिला ही बन। तो जिस वार्ड के लिए जो कैटेगरी रिजर्व है वो उसी कैटेगरी के फॉर्म भरेंगे, वही यहां पर योग्य माने जाएंगे। और वो नगर पालिका के क्षेत्र में कहीं भी उनका मतदाता यानी निर्वाचक के रूप में नाम पंजीकृत होना चाहिए। मान लीजिए 2 नंबर वार्ड से कोई महिला खड़ी हो रही है और उसका नाम 1 नंबर में दर्ज है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। पूरे नगर पालिका क्षेत्र में कहीं पर भी उनका वोटर लिस्ट में नाम होना चाहिए। अगर नहीं है तो आप योग्य नहीं माने जाओगे, ठीक है। SC ST और BC मतलब बैकवर्ड कास्ट यानी पिछड़ा वर्ग की महिला आरक्षित, अगर कोई महिला, इन तीनों कैटेगरी में अगर कोई महिला अगर सीट रिजर्व हुई है और उसी वर्ग की महिला होनी चाहिए और उसी नगर पालिका की किसी वार्ड का निर्वाचक मतदाता, मान लीजिए वार्ड नंबर 6 में कोई SC महिला की सीट आ गई, वुमेन की सीट आ गई, तो अब देखिए वार्ड नंबर 6 में SC कैटेगरी की महिला ही फॉर्म भर सकती है। SC कैटेगरी का पुरुष अर्हित नहीं होगा, योग्य नहीं होगा, अयोग्य होगा, ठीक है। तो यहां पर यही बात लिखी हुई है कि SC ST BC की महिला आरक्षित हो एवं उसी नगर पालिका की किसी वार्ड की, जिस महिला के लिए जो वार्ड कैटेगरी में वो महिला ही वहां पर क्या होगी, योग्य होगी, बाकी सब क्या हो जाएंगे, अयोग्य हो जाएंगे। तो ये हमने अर्हताएं यानी क्वालिफिकेशन के बारे में बात पढ़ी, धारा 21। अब हम बात करते हैं धारा 21 के, ठीक है ना। बिना ब्रैकेट के ही ध्यान रखिए, ब्रैकेट नहीं होना चाहिए। कतिपय, कतिपय का मतलब होता है कुछ, कतिपय स्थानों पर निर्वाचन के लिए विशेष अर्हता, निर्वाचन के लिए क्या है, विशेष अर्हता की कुछ स्थानों के लिए निर्वाचन के लिए विशेष अर्हता क्या है कि नगर पालिका के कुछ विशिष्ट निर्वाचन क्षेत्रों में वार्ड्स को केवल 21 से 35 वर्ष, जैसे मोदी जी भी कहते हैं ना मैं युवा हूं, तो युवाओं के लिए 21 से 35 वर्ष की आयु के उम्मीदवारों के लिए आरक्षित करना ताकि युवा नेतृत्व को मौका मिल सके। इसमें एक अच्छा रूल ऐड किया है धारा 21 के कि कुछ सीटें युवाओं के लिए रिजर्व होगी, सारे बुजुर्ग ही बुजुर्ग नहीं आने चाहिए नगर पालिका के अंदर, तो उसमें 21 साल से 35 साल के युवाओं के लिए भी यहाँ पर सीटें रिजर्व की जाएगी, आरक्षित की जाएगी ताकि युवा नेतृत्व को ज़्यादा मौका मिल सके। क्योंकि शहर की गलियों में युवा थोड़ा सा दौड़ेगा भागेगा और साफ सफाई के लिए अच्छे से काम करवाएगा। तो देखिए कैसे मिलेगा, उसका एक तरीका है, आपको समझना है, बहुत ध्यान से समझना है। जैसे स्थानों का आवंटन, अब सीटों का निर्धारण 2 श्रेणी, युवाओं को 2 कैटेगरी के अंदर यहां सीटों का निर्धारण किया गया। पहला क्या है, आरक्षित वर्ग, SC ST BC, BC का मतलब पिछड़ा वर्ग, और वुमेन, इन चारों कैटेगरी में से जिस भी कैटेगरी की सीट रिजर्व हो रही है, ठीक है ना। एक नगर पालिका के अंदर मान लीजिए एक सीट SC की हो गई, ST की हो गई, मान लीजिए महिलाओं की होगी, पिछड़े वर्ग की, क्या लिखा है,
इन वर्गों के लिए जो सीट पहले से आरक्षित है, मान लो कोई वार्ड नंबर 4 एससी के लिए रिजर्व है, वार्ड नंबर 5 एसटी के लिए, वार्ड नंबर 6 बीसी के लिए है, वार्ड नंबर 7 में मान लीजिए जनरल महिला है ना, सीट रिजर्व है। उनमें से कुछ सीटें इस आयु वर्ग के 21 से 35 वर्ष के लिए सुरक्षित की जाएगी। अब ये जो कैटेगरी के लोग आ रहे हैं, जो भी जैसे मान लीजिए एससी का, एसटी का, बीसी का वार्ड में जहां पर भी सीट फिक्स है, तो उसमें भी एक नियम कर दिया कि उनमें बुजुर्ग नहीं आने चाहिए, कुछ 21 से 35 साल के युवा आने चाहिए। वो कौन? देखो, प्रत्येक वर्ग यानी एससी, एसटी, बीसी जो भी है, प्रत्येक वर्ग जैसे एससी, एसटी, बीसी के लिए अधिकतम 2 स्थान इस आयु वर्ग के लिए रखे जा सकते हैं। कितने रखे जा सकते हैं? 2 स्थान इस आयु वर्ग के लिए रखे जा सकते हैं। और अब देखिए इसमें क्या है, यदि किसी वर्ग के लिए कुल आरक्षित सीटें 3 या 3 से कम, देखो इसमें एक लाइन पूरी नहीं है, मैं थोड़ा ठीक कर देता हूं, प्रत्येक वर्ग के लिए अधिकतम 2 स्थान। तो इसमें ध्यान रहे कि ये ध्यान रखना आपको 3 से अधिक, ये थोड़ा सा ऐड करना आपको इसमें अपनी नोटबुक, आपको नोट्स में, प्रिंटेड नोट्स में ये ऐड करा हुआ मिल जाएगा, मैं भी यहां लिख देता हूं कि जैसे एससी, एसटी, बीसी के लिए जो भी कैटेगरी की सीटें, अब देखो 3 से अधिक लिखा मैंने, 3 नहीं लिखा, 3 से क्या लिखा है? अधिक लिखा। अगर एक नगर पालिका के अंदर, अगर एक नगर पालिका क्षेत्र के अंदर एससी, एसटी या बीसी, इन तीनों कैटेगरियों में से कुल मिलाकर 3 से ज्यादा सीटें रिजर्व है। कितनी सीटें रिजर्व है? 3 नहीं, 3 से ज्यादा, इसका मतलब 4, 5, 6, 7, 8, 9 ऐसा हम कह सकते हैं सीटें रिजर्व हैं। तो कम से कम 2, जो इन कैटेगरी में से 2 सीट में तो 21 से 35 साल का कैंडिडेट ही फॉर्म लगा सकता है। ठीक है, तो ये ध्यान रहे कि 3 से ज्यादा सीटें अगर रिजर्व, यानी किसी नगर पालिका के अंदर, पुष्कर नगर पालिका मान लीजिए 4 सीटें रिजर्व कर दी कि साहब वार्ड नंबर 4, वार्ड नंबर 6, वार्ड नंबर 8 और वार्ड नंबर 10 ये रिजर्व रहेंगे, तो 4 सीट रिजर्व है। इन 4 जो रिजर्व कैटेगरी के जब फॉर्म भरे जाएंगे तो उनमें से 2 तो कितने होने चाहिए? 21 से 35 साल का ही होना चाहिए। हालांकि उसमें वो बता दिया जाएगा कि वार्ड नंबर 4 में इस बार 21 से 35 का भरा जाएगा और वार्ड नंबर 8 में भरा जाएगा, अगली बार रोटेशन होगा, वार्ड नंबर 6 का कर देंगे और वार्ड नंबर 10 का कर देंगे। ठीक है ना, तो 2 तो कौन होने चाहिए? होंगे इसी कैटेगरी के, लेकिन 21 से 35 साल का होना चाहिए। ये युवाओं का नेतृत्व दिया है। और न्यूनतम सीमा क्या है? यदि किसी वर्ग के लिए कुल आरक्षित क्षेत्र, आरक्षित सीटें 3 या 3 से कम है, यानी 3 या 3 से कम, अगर 3 भी है या 3 से कम है, यानी 2 है या 1 है, तो उस वर्ग में केवल 1 स्थान, यानी 1 सीट तो 21 से 35 साल के युवाओं के लिए रखा जाएगा। मान लो पुष्कर नगर पालिका क्षेत्र या खाटू श्याम जी नगर पालिका है और उसमें मान लीजिए 2 सीट रिजर्व है, 2 ही सीट रिजर्व है, एक तो मान लो एससी की है और एक मान लो महिला की है। ठीक है ना, सॉरी महिला नहीं है यहाँ पर, ये बीसी के लिए ही है। ठीक है ना, तो यहाँ पर ये चीज़ दी गई है कि जैसे एससी, एसटी या बीसी की मान लीजिए एक तो एससी के लिए है और मान लो एक बीसी के लिए सीट है, यानी 2 सीट रिजर्व है, तो 2 में से कम 1 तो 21 से 35 साल का कैंडिडेट ही होना चाहिए। वो जब लॉटरी के माध्यम से बताएंगे कि इस बार फलाने वार्ड का 21 से 35 भर देगा, अगली बार अगले वार्ड का भर देगा, बस ऐसे चलेगा। तो ये थोड़ा न्यूनतम और अधिकतम का ध्यान रखना। युवा नेतृत्व है 21 से 35, 21 में। अनारक्षित वर्ग का मतलब है जो जनरल सीट है, जहां पर किसी का रिजर्व कोटा नहीं है, अनरिजर्व्ड है, तो सामान्य सीटों पर युवाओं की भागीदारी के लिए नियम इस प्रकार से। सामान्य सीटें जो जनरल सीटें, उस पर कोई भी चुनाव लड़ सकता है, चाहे एससी का, एसटी का, बैकवर्ड मतलब जो पिछड़ा वर्ग जो है उसका, उसके अलावा जनरल कैटेगरी में जो भी है वो कोई भी फॉर्म भर सकता है। यदि कुल सामान्य सीटें 5 या उससे कम है, 5 या 5 से क्या है? कम है। मान लो एक नगर पालिका क्षेत्र में मान लो 15 सीट है, 15 में से मान लो 5 सीटें ही जनरल की और बाकी सब रिजर्व है, तो रिजर्व है तो आगे हमने निकाल ही लिया। ठीक है ना, तो 5 सीटें या 5 से कम है, यानी 4 है, 2 है, 1 है, तो कम से कम 1 स्थान तो 21 से 35 साल के आयु वर्ग का होना चाहिए। जनरल कैटेगरी में जो भी फॉर्म भरेगा, जनरल सीट पर जो भी फॉर्म भरेगा, उसमें 1 सीट तो उसमें डिक्लेयर कर दिया जाएगा कि वार्ड नंबर 1 में 21 से 35 जनरल सीट है और 21 से 35 साल का व्यक्ति ही फॉर्म भर सकता है। तो वार्ड नंबर 1 जनरल सीट है और उसमें
फॉर्म जो व्यक्ति भरेगा वो 21 से 35 साल की आयु का ही होना चाहिए। अगर 36 का है तो वो डिस्क्वालीफाई है, वो योग्य नहीं है, वो अर्हत नहीं है। ठीक है, लेकिन क्या शर्त है, अगर 5 से ज्यादा सीट है जनरल की सीटें 5 से क्या है ज्यादा, तो प्रत्येक 5 सीटों के अनुपात पर एक स्थान, यानी फॉर एवरी 5 सीट पर, जैसे कैसे, जैसे 5 पर तो कितनी सीट हो गई, 1। अब मान लो 6, 7, 8, 9 सब पर यहां तक तो एक एक सीट ही मानी जाएगी। लेकिन जैसे ही 10 सीट होगी कि सब जनरल की 10 सीटें हैं, तो इसका मतलब ये 2 सीट रिजर्व हो जाएगी, किसकी, 21 से 35, प्रत्येक 5 पर 1, यानी पहले 5 पर 1। अब मान लो 8 सीट भी जनरल की है तो मेंबर तो एक ही आएगा, 21 से 35। जब 10 होगा ना तब उसमें +1 कर दिया जाएगा, जब 15 होगा तब उसमें 3 कर दिया जाएगा। अब यानी 11 पर भी 2 होगा, 12 पर भी 2 होगा, 13 पर भी 2 होगा। तो ये आपको पता होना चाहिए थोड़ा सा, प्रत्येक 5 सीट पर 1, 13 से 35 साल, 21 से 35 साल के लिए। चलिए लास्ट आज की धारा पढ़ते हम, धारा 22 कि 1 से अधिक वार्ड के लिए निर्वाचन लड़ने पर निर्बंधन यानी पाबंदी। देखिए हम जब विधानसभा का चुनाव देखते हैं, जब हम लोकसभा का चुनाव लड़ते हैं देखते हैं, तो उस दौरान एक व्यक्ति 2 जगह से फॉर्म लगा सकता है, लेकिन जीतने के बाद उसे 1 सीट खाली करनी पड़ती है। ठीक है ना, बट यहां ऐसा नहीं होता। यहां क्या होता है, यहां यही होता है कि आप अगर एक जगह से चुनाव लड़ रहे हैं, यानी एक नगर पालिका क्षेत्र से आप क्या लड़ रहे हैं, चुनाव लड़ रहे हैं, तो आप एक ही वार्ड से फार्म भर सकते हैं, लेकिन 2 दूसरे नंबर वार्ड से फार्म तो भर सकते हैं, 3 से भर दो कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन उसमें एक रूल है, आप हर फार्म भरने के साथ ही एक शपथ पत्र देंगे उस रिटर्निंग अधिकारी को कि सर मैं जिस दिन फॉर्म लेने की लास्ट डेट होती है, हमेशा क्या होता है कि जब भी इलेक्शन का फॉर्म फिल होता है तो उसमें एक टाइम आता है कि वापस 1 दिन 2 दिन आपको फॉर्म वापस लेने का समय दिया जाता है। तो उसमें एक शपथ पत्र लिख दीजिए। जैसे मान लीजिए आपने वार्ड नंबर 1 से भी फार्म भर दिया और वार्ड नंबर 4 से भी फार्म भर दिया, फार्म भर सकते हो, फॉर्म भर सकते हो, लेकिन फॉर्म भरने के बाद उसमें हर के साथ आपको एक शपथ पत्र लगाना पड़ेगा कि मैं फॉर्म वापस लेने की जो दिनांक है उसके दोपहर 3 बजे से पहले पहले मैं दोनों में से एक वार्ड से मैं अपना फॉर्म वापस ले लूंगा, और अगर नहीं लेता हूं रद्द नहीं होगा, ये मान लिया जाएगा कि मैंने दोनों ही वार्ड से फॉर्म क्या ले लिया है, वापस ले लिया। यानी फॉर्म वापस लेने की जो तारीख है उसके दोपहर 3 बजे से पहले आप अगर 1 से अधिक वार्डों पर अगर आपने फॉर्म फिल किया तो आप अपना फॉर्म वापस लेंगे। अगर आप नहीं लेते तो ऐसा नहीं होगा कि साहब आपके सारे फॉर्म रद्द कर दिए जाएंगे, 9, यानी ये मान लिया जाएगा कि आपने जितने भी वार्ड से फार्म भरे वो सारे फॉर्म आपने क्या ले लिए हैं, वापस ले लिए हैं। तो देख लीजिए इसको कि उम्मीदवार 1 से अधिक स्थानों पर चुनाव लड़ने का हकदार नहीं होगा। पहली बात तो एक ही जगह से चुनाव लड़ सकता है, सीधी सी बात। दूसरा, यदि अधिक वार्डों से नामांकन यानी फॉर्म भरता है, दाखिल करे, तो नामांकन दाखिल करने के साथ ही एक लिखित में शपथ पत्र देगा, नोटिस देगा कि वे एक को छोड़कर अन्य नाम उम्मीदवारी वापस लेने की अंतिम दिनांक को अपरा मतलब दोपहर को 3 बजे से पहले वापस ले लेगा। परंतु यदि उम्मीदवार अतिरिक्त स्थानों से नाम वापस नहीं लेता है तो उसके बारे में यह समझा जाएगा कि उसने सभी स्थानों से अपनी उम्मीदवारी वापस ले ली। अब देखो यहां रद्द शब्द लिखा हुआ है क्या, नहीं, ऐसा नहीं कि साहब सभी जगह से उसका फॉर्म रिजेक्ट कर दिया जाएगा, 9, यानी उसने उम्मीदवारी क्या ले लिए वापस की, समझ लिया जाएगा वो आया ही नहीं है, वो चाहता है कि मैं चुनाव लड़ना ही नहीं चाहता, सबसे उसका फॉर्म उसने वापस ले लिया, ये माना जाएगा धारा 22। तो धारा 22 कहता है भैया एक जगह से ही चुनाव लड़ सकते हो, आप दूसरी जगह से नहीं लड़ सकते, चुनाव लड़ने का 1 से अधिक का हकदार आप नहीं होंगे। ठीक है, फॉर्म भर सकते हो लेकिन फॉर्म वापस लेना पड़ेगा। चलिए आज की कक्षा के अभ्यास प्रश्न आपके सामने। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर रहा, बिल्कुल उत्तर बताइए इसका। राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 की धारा 18, आज हमने 18 से पढ़ना चालू किया। धारा 18 के तहत जो भी स्टाफ है यानी कर्मचारी वृंद उपलब्ध कराए जाने के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए।
जो 18 कहते हैं जो कर्मचारी उपलब्ध कराए जाते हैं उन पर विचार करना। पहला, निर्वाचक नामावलियों की तैयारी हेतु मुख्य निर्वाचन अधिकारी या निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण। मुख्य निर्वाचन अधिकारी जो चुनाव आयोग में होता है, निर्वाचन ये कौन होता है, निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी ईआरओ होता है, ठीक है ना, की मांग पर केवल स्थानीय प्राधिकारी ही अपना स्टाफ उपलब्ध कराएगा। बिल्कुल सही बात है, यही उपलब्ध कराएगा। किसको उपलब्ध कराएगा? ईआरओ को। ईआरओ मांगेगा तो इसको कहेगा, और ये इसको कहेगा किसको? स्थानीय प्राधिकारी को। तो ये फिर इससे पूछेगा सर कितने चाहिए आपको, ये बोल देगा मेरे को 100 कर्मचारी चाहिए, तो ये 100 उसको क्या करा देगा? उपलब्ध। तो पहला पॉइंट राइट है। दूसरा, निर्वाचन संचालन चुनाव कराने हेतु मुख्य निर्वाचन अधिकारी या रिटर्निंग ऑफिसर की मांग पर स्थानीय प्राधिकारियों के साथ साथ राज्य सरकार द्वारा स्थापित नियंत्रित या वित्त पोषित संस्थाएं भी अपना स्टाफ उपलब्ध कराएगी। बिल्कुल ये बात भी सही है। जब रिटर्निंग अधिकारी में चुनाव कराने में ज्यादा कर्मचारियों की आवश्यकता पड़ती है तो बिल्कुल वो भी उपलब्ध कराएगा। तो इसमें 1 और 2 दोनों ही सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, 1 और 2 दोनों ही क्या है? सही है। नेक्स्ट देखिएगा सवाल नंबर 2। धारा अधिनियम की धारा यानी 2009 की धारा जो 19 है के तहत निर्वाचक नामावलियों की तैयारी, पुनरीक्षण और चुनाव संचालन में लगे अधिकारियों कर्मचारियों की स्थिति के संबंध में क्या कानूनी प्रावधान है? धारा 19 तो साफ साफ कहता है डेपुटेशन के बारे में, प्रतिनियुक्ति की। जो भी कर्मचारी अधिकारी जब चुनाव में ड्यूटी लग जाएगी तब उनको क्या माना जाएगा? वे अपने मूल विभाग के प्रशासनिक नियंत्रण बने रहेंगे। 9 उन पर चुनाव आयोग का कंट्रोल हो जाएगा। उन्हें चुनाव अवधि के दौरान पूर्णतः राज्य निर्वाचन आयोग में प्रतिनियुक्ति यानी डेपुटेशन पर समझा जाएगा। यस, डेपुटेशन पर ही उनको। बिल्कुल अंजू जी आपका राइट आंसर है। आंशिक समय के लिए कर्मचारी 9, केंद्र सरकार के निर्वाचन नहीं भैया, राज्य सरकार का निर्वाचन आयोग। बिल्कुल प्रियंका जी आपका उत्तर भी सही है, बिल्कुल बी आंसर सही है। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा। अब मैं हट जाता हूं, पहले आप इसको पढ़िएगा पूरे सवाल को। सवाल नंबर 3 बहुत ही आसान सा है। धारा जो 20 है 20(3) का मतलब है 20 की उपधारा 3 की बात कर रहा है। देखिए वो पढ़ाते समय मैं आपको उपधारा बताऊं, एग्जाम में वहां पर ऐसे लिखा हुआ 20(1), 20(2), 20(3) यानी 20 की उपधारा 3 के अनुसार निर्वाचक नामावलियां जो वोटर लिस्ट है के संबंध में किए गए पदीय कर्तव्यों का कोई भी कर्मचारी अगर उल्लंघन करता है के अपराध पर कोई भी न्यायालय किसके द्वारा की गई शिकायत के बिना संज्ञान नहीं ले सकता। तो डायरेक्ट न्यायालय तो संज्ञान ले नहीं सकता, तो न्यायालय को शिकायत कौन करेगा? मैंने 3 लोगों के बारे में बताया था, उन तीनों का बताना है। क्या राज्य निर्वाचन आयोग में? बिल्कुल राज्य निर्वाचन आयोग शिकायत। जैसे मुझे प्रॉब्लम है तो मैं इन 3 को शिकायत करूंगा और ये फिर चुनाव आयोग को शिकायत करेंगे। मुख्य निर्वाचन अधिकारी, बिल्कुल ये भी होता है चीफ इलेक्शन ऑफिसर। और उसके अलावा संबंधित जिला अधिकारी, बिल्कुल ये भी होता है। बिल्कुल अंजू जी आपका सी आंसर आया, बिल्कुल राइट है। और संबंधित नगर पालिका का अध्यक्ष, नहीं ये नहीं होगा। तो इसका उत्तर हो जाएगा 1, 2, 3 तीनों ही क्या है? सही है, राइट। प्रियंका जी आपका भी बी आंसर है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने धारा 21 का है। धारा 21 का बहुत ही आसान सा है। धारा 21 में आपसे क्या पूछा गया है कि कोई भी नगर पालिका का सदस्य होने के लिए अर्हित यानी योग्य होने के लिए, क्वालिफाइड होने के लिए स्वच्छ शौचालय की वैधानिक परिभाषा क्या? स्वच्छ शौचालय, अभी आपको मैंने एक चार्ट बनाकर बताया शौचालय कैसा होना चाहिए। ऐसा कोई स्थान जहाँ पानी की समुचित व्यवस्था। पानी से केवल क्या होगा? पानी तो खूब है, नदियों में तो गाँव में खूब तालाब होते हैं, पानी नहीं है। 3 और दीवार से घिरा होना चाहिए, हाँ यहाँ तक तो सही है। एक दरवाजा होना चाहिए, बिल्कुल एक दरवाजा। छत ऊपर से घिरी हुई, बिल्कुल। कोई जलबंद यानी ऊपर टंकी वगैरह लगी हुई होनी चाहिए, बिल्कुल। शौचालय प्रणाली, हाँ ये बात बिल्कुल क्या है? सही है। केवल नगर पालिका का सामुदायिक नहीं। 4 दीवारों आते ही बिल्कुल ये पॉइंट भी कट हो गया। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी। सबने उसका बी आंसर दिया है, राइट आंसर है बी, स्वच्छ शौचालय की परिभाषा। नेक्स्ट आज का अंतिम सवाल, सवाल नंबर 5। धारा 21 के अनुसार अनारक्षित वर्ग जो जनरल में आती है, अनरिजर्व सीट होती है, उसमें हमने युवा नेतृत्व की बात करी थी जो 21 से 35 वर्ष के हैं। बिल्कुल मोनिका जी आपका भी बी आंसर। पिछले सवाल का दिया आपने, हाँ उसका तो बी सही था। देखते हैं मैं, हाँ इसका बी सही है।
ठीक है जी। 21 से 35 वर्ष के युवाओं के लिए स्थानों के निर्धारण पर क्या अनुपात यानी नियम है? ठीक है, तो 21 से 35 साल के युवा अगर जनरल कैटेगरी में है, सीट रिजर्व नहीं है, तो फिर उसके लिए जो सीट उनको बांटी जाएगी उसका क्या तरीका रहेगा? तो क्या है, प्रत्येक 3 सामान्य सीट, 3 की तो कोई बात ही नहीं आई थी उसमें, है ना। दूसरा, यदि कुल सामान्य सीटें 5, हाँ यहाँ ठीक है, या उससे कम है तो केवल 1 स्थान, ये बात भी सही है। और 5 से अधिक होने पर प्रत्येक 5 सीटों पर, सीटों के अनुपात पर 1 सीट, मैंने निकाल के बताया था, प्रत्येक 5 पर 1, फिर 10 होते ही 2, 15 होते ही 3, बिल्कुल ऐसे होगा। तो सीट फॉर एवरी 5 सीट्स पर, ठीक है ना, 1 सीट, है ना, युवाओं के लिए आरक्षित होगी। ये बात बिल्कुल क्या है, सही है। ठीक है, तो ये बिल्कुल अंजू जी आपका राइट आंसर है। युवा सामान्य वर्ग में युवाओं के लिए कोई आरक्षण, बिल्कुल युवाओं के लिए तो है ना 21 से 35 साल का आरक्षण। कुल उपलब्ध सामान्य सीटें, नहीं नहीं ये नहीं है, बिल्कुल इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी इसका क्या होगा, राइट आंसर होगा। चलिए, तो आज की कक्षा में हमने धारा 18, धारा 19, धारा 20, धारा 21, धारा 21 क और धारा 22 के बारे में हमने अध्ययन किया था। शुभ रात्रि, गुड नाइट, बहुत बहुत धन्यवाद।